प्राइम टाइम में बात करते हैं यूपी की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री की, जिन्होंने ओपी राजभर के साथ मिलकर जन भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी आज वाराणसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही वो जौनपुर और आजमगढ़ भी गए। ओवैसी की एंट्री ने यूपी की सियासत में नए समीकरण के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि फिलहाल तो मुस्लिम वोटर्स का रुझान सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की ही ओर रहा है, लेकिन ओवैसी की एंट्री के बाद ये समीकरण काफी हद तक बदल भी सकते हैं। वहीं वाराणसी पहुंचे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि वो पहले ही यूपी की सियासत में एंट्री लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। ओवैसी ने इशारों में अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि कई बार उन्हें यूपी आने से रोका गया। असदुद्दीन ओवैसी के बयान से साफ है कि अब वो यूपी में मुस्लिम वोटर्स के नए रहनुमा के तौर पर खुद को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उनकी इस कोशिश में उन्हें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर का पूरा समर्थन मिल रहा है, जो कि पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाते हैं। और आपको बता दें कि पूर्वांचल में राजभर वोटर बड़ी तादाद में है। सवाल है कि इस गठबंधन के पीछे छिपा असल गणित क्या है और इस गठबंधन से किसको फायदा और किसको नुकसान हो सकता है। तो आइए पहले आपको सुनवाते हैं वाराणसी पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। तो वहीं अखिलेश यादव ने जब इस मामले पर उनसे सवाल किया गया तो वो कैसे इससे कन्नी काटते नजर आए, देखिए। किसको नुकसान फायदा हुआ? देखिए, अगर इलेक्शन हम लड़ते हैं तो क्या मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा, मेरे और मेरे मोर्चे के कैंडिडेट कामयाब हो। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की जहनीत है कि नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हम वोट देते रहिए। अब राजनीति बदल चुकी भारत की। अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है और मुझे यकीन है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतने साल तक उन्हें तो देखिए, देखा आपने कैसे असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव 2022 के रण में एक दूसरे का मुकाबला करने आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों सपा और एआईएमआईएम के बीच सियासी तलवार खिंची हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी में माई समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव वोटर्स का जो समीकरण है, उससे ही सपा को हर विधानसभा चुनाव में फायदा होता आया है। इसी समीकरण की मदद से सपा ने राज्य में कई बार सरकार बनाई है और एक तरह से मुस्लिम और यादव दोनों ही सपा के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। लेकिन अब यूपी की सियासत में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है, जो कि पूरे देश में मुस्लिमों के पैरोकार के तौर पर देखे जाते हैं। ऐसे में अगर ओवैसी का कद सूबे में बढ़ता है तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम वोट बटेंगे उसका नुकसान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को ही होगा। शायद यही वजह है कि ओवैसी ने आरोप लगाया है कि कई बार उन्होंने यूपी की सियासत में उतरने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें अखिलेश यादव ने रोक दिया। वहीं अगर इस समीकरण में बात बीजेपी की करें तो बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि ओवैसी यूपी में उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। और अगर पूर्वांचल में ओवैसी राजभर के साथ गठबंधन करके भी चुनाव में उतरते हैं तो इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी अगर सियासी गणित को समझें तो इस गठबंधन से सीधा नुकसान सपा को ही होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। और आइए अब आपको एक बार प्रदेश के मुस्लिम और राजभर वोटों का गणित भी समझा देते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर क्यों यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से काफी कुछ बदलता दिख रहा है। दरअसल एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की नजर यूपी की 20% मुस्लिम आबादी पर है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र में ओवैसी के 2 और तेलंगाना में भी ओवैसी के 7 विधायक हैं। ऐसे में अब ओवैसी यूपी में अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं। यूपी की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यूपी के 18 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद 50 से 20% तक है। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा जैसे जिलों में मुस्लिम वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है।
उत्तर प्रदेश में फिलहाल 25 मुस्लिम विधायक हैं, जिसमें 19 सपा से, 4 बसपा से और 2 कांग्रेस से विधायक हैं। साल 2012 विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस को मुस्लिम के 56% वोट मिले थे। 2014 लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला था, जहां सपा और कांग्रेस को 66% मुस्लिम वोट मिले थे। ये बताने के लिए काफी है कि कैसे यूपी में कई जिलों में मुस्लिम वोटर हार या जीत तय करते हैं, और अगर ओवैसी इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ओपी राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन करके यूपी में अपनी जमीन तलाश रहे ओवैसी आखिर क्यों समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और कैसे वो समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान का बड़ा सबब बन सकते हैं। दरअसल सपा का माय समीकरण यानी MY फैक्टर सत्ता की कई बार चाबी बना। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। 18 जिलों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। 18 जिलों में 50% से 20% तक मुस्लिम वोटर हैं। 2012 में सपा कांग्रेस को 56% मुस्लिम वोट मिले। 2014 में सपा कांग्रेस को 66% मुस्लिम वोट मिले। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों में अच्छी पैठ रखते हैं। ओपी राजभर के साथ ओवैसी ने गठबंधन किया। ओवैसी मुस्लिम वोट में सेंधमारी कर सकते हैं। सपा को ओवैसी की एंट्री से नुकसान हो सकता है। अब आपको ये भी सुनाते हैं कि अखिलेश यादव पर जिस तरह से ओवैसी निशाना साध रहे हैं, उसे राजनीतिक जानकार किस नजरिए से देख रहे हैं। आजमगढ़ को केंद्र बना रहे हो, क्यों केंद्र बना रहे हैं? इसके भी तो नेतार्थ है ना। बसपा से लेकर सपा तक अगर आप देखिए वहाँ का जो विधानसभा की सीटें हैं या लोकसभा की सीटों के आंकड़ों को जब हम देखते हैं तो वहाँ ज़्यादा देखा जाए तो समाजवादियों का वहाँ हो रहा है और अखिलेश यादव वहाँ से सांसद हैं। अच्छा, संजोग देखिए कि जब आज ओवैसी इधर आए हैं, उधर जौनपुर में अखिलेश यादव भी गए हैं। दोनों लोग पूर्वांचल के दौरे पे हैं, लेकिन ओवैसी का आना और एक नया गठबंधन बनाना ये खुद में सवाल खड़ा करता है। ओवैसी मुस्लिम रहनुमाई की बात करते हैं, मुस्लिम लीडर के रूप में अपने को प्रोजेक्ट करते हैं और राजभर अपने को राजभरों का नेता बताते हैं, पिछड़ी जातियों का नेता बताते हैं। तो देखिए, अब जब राजभर के साथ मिलकर ओवैसी यूपी की राजनीति में एंट्री ले ही चुके हैं तो सियासी समीकरण समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसे फायदा और किसे नुकसान है इस एंट्री से। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, रतन मणिलाल, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है रतन मणिलाल जी आपका एबीपी गंगा पर। मैं आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूंगी कि ओवैसी ने जिस तरीके से एंट्री ली है और तीखे तेवर दिखा दिए हैं, इशारों में निशाना भी साध दिया है, किसको फायदा किसको नुकसान आने वाले चुनावों में? देखिए, इसके पहले भी ओवैसी की पार्टी ने जहां जहां चुनाव लड़ा है, चाहे वो हैदराबाद में हो, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, वहां पे उनको फायदा हुआ है क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को भारत की राजनीति में एक बड़ी भूमिका दिलाने के लिए काफी जोर शोर से कहते आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें यानी कि उनकी कम्युनिटी को अब किसी पार्टी की रहनुमाई पे नहीं बल्कि अपनी ताकत से अपना हिस्सा मानना है और राजनीति में अपनी जगह बनानी है। अगर ये सोच है तो बड़ी सीधी सी बात है कि वो खुद किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बजाय चाहेंगे कि कम्युनिटी के लोग जहां जहां संभव हो वो इनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ें और अपनी जगह बनाएं। ऐसे में उनके लिए 4-5 स्टेट से भी अगर अपनी कम्युनिटी के एक अच्छे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि के बाद अगर उत्तर प्रदेश में उनको कुछ अच्छे नंबर्स मिलते हैं तो ऑल इंडिया लेवल पे एक मुस्लिम कम्युनिटी के ऑल इंडिया लीडर के तौर पे उन्हें अपने आप को स्थापित करने में और पार्लियामेंट में और स्टेट के असेंबलीज में एक आवाज उठाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ये भी हमें देखना चाहिए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी को एक वोट बैंक की तरह अभी तक इस्तेमाल किया जाता रहा था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी द्वारा हो या समाजवादी पार्टी द्वारा या बसपा के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव की वजह से
मुस्लिम्स का वो वोट बैंक का जो महत्व था जी। वो कितना कम हो गया है कि उनका वोट न मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत बनी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी में अंदर अंदर ये कहा भी जाता है कि उन्हें इस कम्युनिटी के वोट मिले ना मिले उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में अगर एक पूरी कम्युनिटी का जो इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस है, उनका चुनावी जो प्रभाव है वो कम होता है, तो उसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई ताकत तो उभरेगी ही। और ओवैसी अगर इस ताकत के तौर पे उभरते हैं तो निश्चित तौर पे उन दलों को सबसे ज़्यादा नुकसान है जिनका अभी तक का राजनीतिक सफ़र केवल मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े सपोर्ट पर आधारित था, और वो है समाजवादी पार्टी, जो अपने मुलायम सिंह यादव जी के समय से लेकर और आज तक वो मुस्लिम कम्युनिटी के एक बड़े रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, प्रतिनिधि के तौर पे अपने आप को पेश करते आए हैं। अब अगर उस कम्युनिटी के एक बड़े प्रतिनिधि के तौर पे ओवैसी की पार्टी आती है तो समाजवादी पार्टी के सामने यह राजनीतिक संकट होगा कि वो यादव कम्युनिटी और ओबीसी के अलावा और कहाँ पे अपना सपोर्ट ढूंढें। इसीलिए हम देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं और बयान हैं उसमें अब मिक्स्ड सिग्नल्स दिखाई पड़ रहे हैं, और वो अपने आप को केवल अल्पसंख्यकों का हितैषी के कहने के बजाय अयोध्या में राम राज्य आएगा और हम मूर्ति बनवाएंगे और ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए कुछ करेंगे, इस तरह की बातें भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। तो मुझे लगता है कि केवल अब अल्पसंख्यक वोटर्स के समर्थन पे राजनीति करने वाले दलों के लिए, खासतौर पे सपा के लिए, अब ओवैसी एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, एमवाई फैक्टर में से जो एम फैक्टर है, यानी जो मुस्लिम वोटर्स का फैक्टर है, उसमें सेंधमारी कर सकते हैं ओवैसी, और सीधे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। ऐसे में रतन मणि जी, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ओपी राजभर के साथ मिलकर वो यूपी की सियासत में एंट्री ले रहे हैं, तो ये जो राजभर वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक का कॉम्बिनेशन है, ये किस तरीके से देखा जाएगा आने वाले समय में? ये कितना इफेक्टिव साबित हो सकता है 2022 के चुनाव में? देखिए, अभी ये देखना बाकी है। मैं कहूँगा कि राजभर कम्युनिटी का सारा वोट ओम प्रकाश राजभर जी के पीछे है। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या राजभर कम्युनिटी के लोग उन्हें अपना सर्वमान्य नेता मानते हैं। ये और ओम प्रकाश राजभर का ओवैसी के साथ जाना, उनका अपनी कम्युनिटी को ये सिग्नल देना होगा कि वो एक जिसको कहते हैं कि ओपनली मुस्लिम लीडर के साथ अलाइन कर रहे हैं। राजभर कम्युनिटी में इस बात की कितनी एक्सेप्टेंस होगी, इस बात को कितना स्वीकार किया जाएगा कि वो ओवैसी के साथ जाएं, ये डिपेंड करता है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी कम्युनिटी को कितना कन्विंस कर पाते हैं। अगर वो एक बड़े हिस्से को भी कन्विंस कर ले जाते हैं तो केवल राजभर कम्युनिटी ही नहीं, इसके अलावा तमाम सारे जो एमबीसी क्लास है, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी वाला जो क्लास है, उसके साथ आने पर ही राजभर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर पाएंगे। मैं ये बात दोबारा कहना चाहूँगा कि ओवैसी की पार्टी के लिए इस समय उत्तर प्रदेश में किसी भी छोटे या बड़े दल से गठबंधन करने से उनको कोई फायदा नहीं है जब तक उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा किसी कम्युनिटी का सपोर्ट ना मिले। अगर ओम प्रकाश राजभर अपनी कम्युनिटी के एक मेजॉरिटी का भी सपोर्ट दिला सकते हैं तब तो उनकी यूटिलिटी है। अदरवाइज ओवैसी के लिए किसी अन्य पार्टी से गठबंधन करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर करना ही होता तो वो किसी बड़ी पार्टी के साथ कर लेते, अखिलेश यादव के साथ कर लेते और यादवों का समर्थन ले लेते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है कि ओवैसी इस समय अपने लिए जगह बनाने के लिए किसी का भी समर्थन ले सकते हैं और उन्हें बाद में शायद इस तरह की समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, राजभर वोट बैंक किस तरफ शिफ्ट होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल अभी जो ये एंट्री है कहीं ना कहीं मुसीबत जरूर समाजवादी पार्टी की बढ़ा सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रतन मणिलाल जी, और समझाने के लिए कि दरअसल ओवैसी की जो एंट्री है वो किन मायनों में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।